गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या दिव्य दृष्टि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है राजनीतिक दल। तो आइए देखते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह एक उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% या 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। नंबर 2, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। 1999 में विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। 1, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 2, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। 3, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। 4, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे AB वाजपेयी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक थे BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कास्टर्स फेडरेशन या इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। सही सुमेलित इस प्रकार है राजनीतिक दल और गठन वर्ष। CPI 1920 में, CPM 1964 में, AIADMK 1972 में, तेलुगु देशम 1982 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में हुआ था 1964 में। कथन ए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के कुछ नीति निर्देशक, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित है। कारण आर, क्योंकि वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो दोनों A और R सही है, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए, भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण आर, क्योंकि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो A और R दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। अगला है कथन ए, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ये गलत है, परंतु आर सही है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। चुनाव आयोग को भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। 1, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। 2, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 3,
राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। कथन है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर, क्योंकि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। क्यों? दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। दल बदल निरोधक अधिनियम। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह थी 15 फरवरी 1985। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष 1985 में। दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। नोट: लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.5 या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोराटम आंदोलन चलाया था। आंध्र प्रदेश में कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कथन है, भारत में लिखित संविधान है। कारण आर, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। अगला, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। अगला चैप्टर है संविधान संशोधन। सही कथन है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। जब शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई। 44वां संशोधन द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों में के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। उपस्थित उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया वर्ष 2010 से। अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है 93वें संशोधन के अंतर्गत। सही सुमेलन इस प्रकार है। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। नंबर 2, 75वां संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। 83वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुजातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि
वहाँ इनकी प्रभावकारी संस्था नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। 69वां संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधन में से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 58वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। लघु संविधान कहा गया था 42वां संविधान अधिनियम को। यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39(b) और (c) में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 25वां संविधान संशोधन को संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 42वां केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। 36वें संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21(a) संविधान में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार से है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। सही सुमेलन इस प्रकार है। 13वां संशोधन नागालैंड में। 18वां संशोधन राज्य को पुनर्भाषित करने के लिए। 39वां संशोधन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित है। अगला चैप्टर है राजभाषा। तो आइए देखते हैं। यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 क में सही कथन है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है तो भोजपुरी नहीं है बाकी। 71वें संशोधन से संबंधित की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी नेपाली कोंकणी और मणिपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 345 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं हिंदी, इसके बाद बंगाली। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का सही और वही क्रम बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल।
हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40%। विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं मंदारिन, जो चाइना की भाषा है। मंदारिन भाषा बोली जाती है वहाँ, क्योंकि वहाँ पहले जनसंख्या भी ज़्यादा थी, तो इसलिए मंदारिन भाषा चाइना में भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। भाषा बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, तो ब्रूहाई हुई। अब पंचायती राज व सामुदायिक विकास, तो आइए देखते हैं। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायतों के संबंध में सही कथन है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायतों से संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पंचायतें एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया 1993 में। कथन है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया। कारण आर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। ये सही है, परंतु आर गलत है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 73वां संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार या पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका शक्ति है। एक ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। 2, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य, जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में पंचायती राज को के डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया अनुच्छेद 43 सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज से संबंधित सही कथन है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति सही सुमेलित है। समितियां और सुझाव: बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, GVR राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करना। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई राजस्थान में। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है BR मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ की गई। आंध्र प्रदेश में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, नागौर, राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है। BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी। द्विस्तरीय प्रतिमान की पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सिंघवी कमेटी द्वारा। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं सूची में। संविधान के 73वें संशोधन प्रावधान किया पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं चौथा है 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए हैं 29। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है तो राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना से सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया है, वह है 1992 का 73वां संशोधन। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 ग। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। पंचायती राज पद्धति पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु।
सही कथन है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है। बिहार में स्थानीय शासन की विशेषता है वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संशोधन द्वारा। मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। नागरिकों की शिकायतों में नगरपालिकाओं से संबंधित है। भाग 9A सही सुमेलन है। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में, जनजातीय परिषद मेघालय में, ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित वह पदेन सदस्य होते हैं 20 और 5। कथन है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। कारण आर संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण आर संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। ए गलत परंतु आर सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन होंगे 6 माह के अंदर। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में कथन सही है। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में 1 से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है पंचायती राज संस्था। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु कि भारत की जनगणना के अनुसार सही है। ये सभी स्थान जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित जाति एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत में महानगर योजना समिति 1 भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। 2 उप महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। 3 भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से पंचायत की संरचना के संबंध में सही है। 1 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए बंद कर सकेगा। 2 ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। 3 ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है
वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत की। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अगला चैप्टर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट में देखेंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।